किसी ने पूछा है कि भाई अगर मुझको जीवन और मरण के इस चक्रव्यूह से, मतलब ओवरऑल वो मोक्ष की बात कह रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि कोई गुरु या फिर कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ ये मदद नहीं करेंगे क्या? मतलब इस डायलेमा में चला गया, क्योंकि उसे अभी तक ये लगता होगा कि जो भी शास्त्र है वो मुझको मुक्ति तक ले जाएंगे। लेकिन ओशो ने कह दिया कि नहीं, कोई भी शास्त्र हो वो मैक्स टू मैक्स आपको वहां तक ले जाएगा जहां आपका मन का अंत हो। उसके बाद अध्यात्म आपकी खुद की जर्नी होगी। तो इस बारे में किसी ने कोई कंफ्यूजन में आ गया होगा, जिस तरह से अभी किसी ने प्रश्न भी पूछा था अनिंदिया जी ने कि क्या ये अध्यात्म की बात नहीं है तो और क्या है। आप समझो बात को। इसको और ब्रॉडली ओशो ने एक्सप्लेन किया है कि अध्यात्म और मन थोड़ा सा सेपरेट है, कि ये है इसके बाद वो है, और ये जो शास्त्र है, जो एटलीस्ट भागवत गीता की यहाँ बात हो रही है, वो तुमको मन के एंड तक पहुंचा देगा, और मन का एंड है तुम्हारे अध्यात्म का स्टार्ट। और तुम जिस दिन उन दोनों के जंक्शन पे पहुंच जाओगे, तुम्हारी एक जर्नी शुरू हो जाएगी, जिस जर्नी में तुम जाना चाहते हो। तो इसको पढ़ते हैं और हाफ एन आवर में हमारे पास वक्त है और इसे कंप्लीट करते हैं। तो ओशो कहते हैं इसका जवाब में कि जीवन का अनंत पुनरावर्तन, जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है लाइफ का, उपयोगिता है उसकी, उससे प्रौढ़ता आती है, मैच्योरिटी आती है। खतरा भी है उसका, उससे जड़ता भी आ सकती है। एक ही चीज से दोबारा गुजरने में दो संभावनाएं हैं। मतलब कितने यहाँ पे ओशो का खाली पॉइंट ऑफ व्यू देखो, कितना अच्छे से बोला कि जो रिपीटेशन होता है उससे हमारी मैच्योरिटी आती है, और उससे एक और खतरा भी होता है कि ज्यादा रिपीटेशन से जड़ता, मतलब रिजिडनेस आ जाती है। इसलिए देखना कि जो उम्र में ज्यादा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके पास मैच्योरिटी होती है। आप देखना, क्योंकि उन्होंने जीवन के कई दिन गुजारे हैं, कई रातें, कई दिन उन्होंने जीवन के गुजार दिए इस संसार में, तो उनमें एक मैच्योरिटी झलकती है, आपने देखा। लेकिन साथ में साथ आप जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें एक रिजिडनेस, एक हटपंती भी देखोगे कि जो उन्होंने मान के बैठ गए हैं अब उससे हट नहीं सकते। तो ये भी एक समस्या होती है। तो ओशो यही कह रहे हैं कि जीवन का जो अनंत पुनरावर्तन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, साइकिल जो चले जा रहा है, उसमें अच्छा भी है और बुरा भी है। या तो दोबारा गुजरते वक्त आप उस चीज को ज्यादा जान लेंगे, जब आप रिपीट करते हैं तो ज्यादा जान लेंगे, और यह भी संभावना है कि दोबारा गुजरते वक्त आप उतना भी ना जान पाएंगे जितना पहली बार में जान लिया था। तो ऐसा भी कई बार होता है कि जब आप किसी चीज को रिपीट करते रहते हैं तो जो आपका पहली बार का जो एक्सपीरियंस था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और आप किसी ऐसे नॉन रिलेवेंट पॉइंट पे पकड़ के आप लूप करना शुरू कर देते हैं कि आप जो रियलिटी है उससे दूर होने लगते हैं। तो दोनों ही बातें संभव हो जाती हैं। आपके घर के सामने जो वृक्ष लगा है, आप उसको शायद ही देखते हो, क्योंकि इतनी बार देखा है कि देखने की कोई जरूरत नहीं रह गई। पति पत्नी शायद ही एक दूसरे को देखते हो, 30-30 साल से साथ रह गए, देख लिया था बहुत पहले, अब शादी हुई थी जब, फिर देखने का कोई मौका नहीं आया। असल में देखने की कोई जरूरत नहीं आई। अपरिचित स्त्री सड़क से निकलती है तो दिखाई पड़ती है। असल में अपरिचित दिखाई पड़ता है, परिचित के प्रति हम अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। उसे देखने की कोई जरूरत नहीं होती। कभी आंखें बंद करके सोचें कि आपकी माँ का चेहरा कैसा है, तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। कितनी ये जो लाइन है ना कि कभी आंखें बंद करके देखें माँ का चेहरा कैसा है, ये अष्टावक्र की किताब जब पढ़ रहा था मैं, ओशो की, अभी भी पढ़ रहा हूँ, उसमें भी ये लाइन आई है कि ओशो एक बात को पूछते हैं कि हम अक्सर, यहाँ पे जो ओशो बात कर रहे हैं वो सिंपली यही बात है कि हम अक्सर अपरिचित को देखना चाहते हैं। जो परिचित हो गए हैं, जिसको जान चुके हैं, हम उसको देखना बंद कर देते हैं। जैसे घर के सामने कोई पेड़ लगा हो, हम बार बार नहीं देखते उसको, क्योंकि हमारे मन में एक बात आ गई ना कि ओके, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग, अब इसमें क्या ही बदल जाएगा, उस पेड़ को बाद में देख लूंगा तो फिर से देखूंगा तो क्या ही चेंज दिखेगा, कुछ नया तो नहीं दिखने वाला। तो वही एग्जाम्पल ओशो ने लिया है कि वो एक ब्लाइंड स्पॉट की तरह हो जाता है। तो ओशो कहते हैं कि तो फिल्म एक्ट्रेस का चेहरा याद आ सकता है, माँ का चेहरा आंख बंद करके देखेंगे तो एकदम खोने लगेगा, क्योंकि आपको अपने मदर्स फेस आपको याद नहीं होगा, जबकि जिसके साथ आप बचपन से रह रहे हो, जिसको आप बचपन से ही देख रहे हो, फिर भी आपको चेहरा याद नहीं होगा। थोड़ी देर में रूप रेखा गुड़मुड़ हो जाएगा। माँ का चेहरा पकड़ में नहीं आता। इतना देखा है, इतने पास से देखा है, फिर भी कभी गौर से नहीं देखा। निकटता अपरिचय बना देती है।
निकटता अपरिचय बन जाती है, तो अनंत जीवन में से एक ही अनुभव बार बार गुजरने पर दो संभावनाएं हैं, और चुनाव आप पर है कि आप क्या करेंगे। स्वतंत्रता आपकी है। आप यह भी कर सकते हैं कि आप बिल्कुल जड़ मैकेनिकल हो जाएं, जैसा कि हम में से अधिक लोग जो हो चुके हैं। एक यंत्रवत घूमते रहें, बस वही रोज रोज करते रहें। कल भी क्रोध किया था, परसों भी किया था, उसके पहले भी किया था, पिछले वर्ष भी क्रोध किया था, और उसके पहले वर्ष भी किया था। इस जन्म का ही हिसाब रखें तो भी काफी है। अगर 50 साल जिए हों तो कितनी बार क्रोध किया, और हर बार क्रोध करके कितनी बार पश्चाताप किया, और हर बार पश्चाताप करके फिर दोबारा क्रोध किया, और फिर दोबारा पश्चाताप किया, और फिर धीरे धीरे एक रूटीन, एक व्यवस्था बन गई। और आदमी को देखकर आप कह सकते हैं कि यह आदमी क्रोध कर रहा है, थोड़ी देर बाद पश्चाताप करेगा। तो ओशो ने एक बात कही कि जो नेगेटिव इफेक्ट होता है रिपीटेशन का, वर्तुकाल जो रिपीटेशन होता है, उसका नेगेटिविटी में ये होता है कि हम एडजस्ट हो जाते हैं। हम जो चीज़ रिपीट में कर रहे हैं, हम उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, हम उस हैबिट में डूब जाते हैं। जिस तरह एक मेटाफोरिक एग्जाम्पल दिया ओशो ने क्रोध के बारे में, कि आप किसी इंसान को देखो कि वो क्रोध करता है, फिर वो थोड़ी देर बाद सॉरी बोलता है। फिर आपने देखा कि आप यही चीज़ उस इंसान के बारे में 10 साल से देख रहे हो। ये गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा अचानक से, और फिर बाद में माफ़ी मांगने लगेगा, सॉरी बोलने लगेगा। तो मतलब आप उस इंसान का नेचर समझ चुके हो कि ये जब भी गुस्सा करेगा और 2 मिनट बाद आके कान पकड़ के माफ़ी मांग लेगा। ये उसका नेचर हो चुका है, और ये नेचर आपको दिखता है उसके अंदर, पर उस इंसान को ये नेचर अपने अंदर नहीं दिख रहा है। वरना बदल चुका होता, वरना वो सोच चुका होता ना कि भाई क्या पागलपंती में सदियों से किए जा रहा हूँ, सालों से किए जा रहा हूँ कि मैं गुस्सा करता हूँ और 2 मिनट बाद कान पकड़ लेता हूँ। ये आपको दिख रहा है, पर उस इंसान को नहीं रियलाइज हो रहा है कि वो कितना मूर्खतापूर्ण कार्य सालों से किए जा रहा है। क्रोध में क्या कर रहे हो यह भी बता सकते हैं, क्या कहेगा और क्या यह भी बता सकते हो। वो इंसान इतना प्रेडिक्टेबल हो जाता है। अगर 2-4 दफ़े उसको क्रोध करते देख लिया तो, और बाद में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्रोध के बाद पश्चाताप में ये बातें कहेगा, कसम खाएगा कि अब क्रोध कभी नहीं करूँगा। हालांकि ये कस्में इसने पहले भी खाई हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। यह जड़ व्यवस्था हो गई है। यहीं की बात हो रही है ओशो कि लेकिन अगर कोई आदमी, ये जो जड़ व्यवस्था क्या होता है समझ गए ना, कि हमने एक उसको, जब हम हैबिचुअल हो जाते हैं, इस चीज़ को समझना कि ओशो ने इस एग्जाम्पल को, जो प्रश्न करता है उसने प्रश्न किया था लाइफ के साइकिल के बारे में। समझना इस चीज़ को, गहराई को। ओशो का आंसर देने का तरीका ना थोड़ा डिफरेंट है। उस व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि लाइफ साइकिल से निकलने के लिए हमको उपाय चाहिए, पर ओशो यहाँ पे लाइफ साइकिल को छोड़ के किसी और साइकिल की बात कर रहे हैं। इस बात को समझना क्यों। अगर इस साइकिल को हम समझ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा लाइफ साइकिल में भी हम यही काम कर रहे हैं। तो ओशो कहते हैं कि जिस तरह से हम जीवन में एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं, चाहे गुस्सा करने का हैबिट, चाहे जो, और हम उसमें इतने ज़्यादा एडजस्ट हो जाते हैं कि हमें मालूम पड़ना भी बंद हो जाता है कि अच्छा मैं ये करूँगा, उसके बाद ये देखना अपने आप करूँगा, और ये बातें बोलूँगा, और वो बार बार वो रिपीट करता है, और उससे इसकी चेतना नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है इस चीज़ के लिए। अब इसका रेलेवेंस हमें पुनर्जन्म में भी मालूम पड़ेगा कि हम हर जीवन में क्या कर रहे हैं। ये तो सालों की बात हुई कि हर साल ये इंसान ये कर रहा है, हर रोज़ ये कर रहा है, और उसी तरह से उस स्केल को अगर बड़ा करें तो हर जीवन में वो इंसान यही किए जा रहा है। तो ओशो कहते हैं कि ये जड़ व्यवस्था है। लेकिन अगर कोई आदमी होशपूर्ण क्रोध किया तो हर बार क्रोध का अनुभव उसे क्रोध से मुक्त कराने में सहयोगी होगा। इस चीज़ को समझना दोस्त, होशपूर्ण क्रोध किया अगर किसी ने, मतलब वो जो गुस्सा भी किया उसमें होश है उसको, तब देखना वो हर बार जब गुस्सा आएगा ना उस पर इंप्रूवमेंट रहेगा। आप देखना, जैसे मानते हैं आपने गुस्सा किया किसी पे, पर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इतने गुस्सा करने की बात नहीं है, मैं क्या अनाप शनाप बोल रहा हूँ मैं, और आपने होशपूर्ण अगर आप हो, यू आर कॉन्शियस, फिर देखना आप नेक्स्ट टाइम गुस्सा करोगे ना किसी और रीज़न पे करोगे, आप सेम रीज़न पे नहीं कर सकते, और उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम गुस्सा करोगे वो बिल्कुल अलग टाइप का होगा, सेम चीज़ रिपीट नहीं होगा, क्योंकि आपने जब पहली बार गुस्सा किया और आप इतने कॉन्शियस हो गए थे उस चीज़ को लेकर, इतने अवेयर हो गए थे कि आपके मन ने उस चीज़ को समझ लिया कि दिस थिंग शुड नॉट रिपीट अगेन। आप उसके आदी नहीं हुए, आप उसके हैबिचुअल नहीं हुए। तो ओशो कहते हैं कि और अगर बेहोशी में क्रोध किया तो हर क्रोध का अनुभव उसे और भी क्रोध की जड़ मूर्छा में ले जाने में सहयोगी है, अगर आपने अनकॉन्शियसली कोई काम किए जा रहे हो तो। अब यहाँ पे अब ओशो आते हैं, जीवन का पुनरावर्तन दोनों संभावनाएं खोलता है।
जो लाइफ का साइकिल है वो दोनों पॉसिबिलिटीज खोलता है। कैसे? हम कैसा उपयोग करेंगे ये हम पर निर्भर है। जीवन सिर्फ संभावनाएं देता है, पॉसिबिलिटीज। अभी मैंने कहा था ना कि जब हम पैदा होते हैं तो एक उम्मीद के साथ, एक इनबिल्ट पर्पस के साथ पैदा होते हैं। इस ह्यूमन फॉर्म में जब हम पैदा होते हैं, केवल समाज को खुश करने के लिए नहीं, एक चीज होती है, एक संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज के साथ हम पैदा होते हैं। हम उन संभावनाओं को क्या रूपांतरण देंगे ये हम पर निर्भर है। एक आदमी चाहे तो क्रोध करके और गहरे क्रोध का अभ्यासी बन सकता है। एंगर करो और भी एंग्री बनते जाओगे, मतलब वो उस गुस्से को अपने अंदर एकदम इनबिल्ट करते जा रहे हो, अपने हड्डी खून मांस तक घुसेड़ दोगे आप, इतना कि हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा, आपने बहुत लोग को देखा होगा ना कि यार तुम राकेश को जानते हो? अरे हाँ, वही चचा जो बहुत गुस्सा करते हैं। सुने हैं ना, मेरे तरफ एक चाय के दुकान वाले हैं, उनको मैंने सुना था इस तरह बोलते हुए कि अरे हाँ, वो बहुत गुस्सा करते हैं, वही चचा की बात कर रहे हो। समझो, वो क्रोध जो है उस इंसान की आइडेंटिटी बन गई और लोग उस इंसान को उस क्रोध वाले नेचर से जानने लगे। आप समझ रहे हो? और यहाँ बात क्रोध की नहीं हो रही है, इस बात को समझना। यहाँ क्रोध एक एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ सिंपली बात हो रही है कि जो चीज़ हम अनकॉन्शियसली करते हैं ना और करते जाते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर इतने गहरे में उतर जाती है कि हम में और उसमें अंतर नहीं रहता। इस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ क्रोध एक एग्जाम्पल लिया गया है। और एक आदमी चाहे तो क्रोध करके, क्रोध की मूर्खता को देखकर, व्यर्थता को देखकर, क्रोध की अग्नि और विक्षिप्तता को देखकर क्रोध से मुक्त हो सकता है। एक इंसान अगर वो कॉन्शियस है तो अगर कुछ गलती कर रहा है तो उससे वो दूर हट जाएगा, उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देगा, अपने अंदर समाने नहीं देगा। जो आदमी जड़ होता चला जाता है वह अधार्मिक होता चला जाता है, क्योंकि धर्म एक फ्लूइड है, एक बहता हुआ जल की तरह है। वो जड़ नहीं हो सकता, वो सड़ा हुआ तालाब कभी नहीं हो सकता, और संसारी होता चला जाता है। जो जितना जड़ है वो संसारी होते जाएगा और उतना ही ज़्यादा अधार्मिक होते जाएगा। जो आदमी चेतन होता है, कॉन्शियस होता है, वह धार्मिक होता चला जाता है। उसके जीवन में क्रांति होती चली जाती है और प्रत्येक पर निर्भर करता है कि जीवन का आप क्या करने वाले हैं। ये हम पर निर्भर करता है। जीवन निर्भर नहीं है, जीवन अवसर है। कितने सुंदर लाइन कि लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी। अब इस अपॉर्चुनिटी शब्द को ना दोस्त, तुम मोक्ष के लिए ले लो, अगर तुम संन्यास लेना चाहते हो, जीवन को पार करना चाहते हो, तुम लाइफ के स्तर, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ले लो कि अगर तुम जीवन में अमीर बनना चाहते हो, इसकी अपॉर्चुनिटी की बात कर लो। तुम ज्ञानी बनना चाहते हो तब भी इस जीवन ने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दिया। तुम फेमस बनना चाहते हो तब भी इस जीवन ने तुमको अपॉर्चुनिटी दिया। तो जो भी चीज़ तुम करना चाहते हो ना, ईश्वर को पाना चाहते हो, उसके लिए भी जीवन ने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिया। तो ये जीवन बहुत बहुमूल्य है और इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि जो लाइफ मिला है ना, वाई वी ऑल कॉल कि लाइफ इज़ प्रीशियस, क्योंकि ये लाइफ केवल लाइफ नहीं है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस प्रकृति ने हमें दिया है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेट इन योर सिचुएशन, यू कैन अचीव इट। चाहे वो ईश्वर हो, चाहे मटेरियलिस्टिक गोल हो, वॉट एवर। तो ये आप पर निर्भर है। ओशो कहते हैं, यह निर्भरता ही आपके आत्मवान होने का प्रमाण है। यह निर्भरता ही आपकी आत्मा होने का गौरव है। आपके पास आत्मा है, अर्थात चुनाव करने की शक्ति। आप चुनें कि क्या करेंगे। और मज़े की बात यह है कि आपने हजारों चक्कर लगाए हैं इस जन्म का, और अगर आप आज भी निर्णय कर लें तो सारे चक्कर इसी क्षण छूट जाएं, तोड़ सकते हैं। इसलिए मन लिस्ट रेस्टोरेंट की तरह बहता है। घर में एक लोटा पानी गिरा दें, फर्श से बह जाए, सूख जाए, पानी उड़ जाए, लेकिन एक सूखी रेखा फर्श पर छूट जाती है। पानी नहीं है जरा भी। कौन सी बात हो रही है? ये होता है ना, घर में अगर आप पानी गिराते, ज़मीन पर पानी जब होता है, लाइन बन जाती है, और जब वो पानी सूख जाता है तो बिकॉज ऑफ दैट सॉल्ट प्रेजेंट इन दैट वाटर, वहाँ पे देखना पानी का एक निशान बन जाता है। ये कपड़ों में भी होता है कि कपड़े जब भीग जाते हैं बारिश में और सूख जाएं, आपने ठीक से उसको धोया नहीं, तो वाइट वाइट निशान बनने लगता है। तो वो उसकी बात कह रहे हैं कि वो निशान छूट जाती है। पानी नहीं है जरा भी उस निशान के साथ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सूखी रेखा है। और सूखी रेखा का मतलब क्या होता है? कुछ भी मतलब नहीं होता। वहाँ पानी बहा था, बस ये मतलब है कि वहाँ से कभी पानी गुजरा है। बस इतनी एक रेखा छूट जाती है।
फिर दोबारा पानी उस कमरे में डाल दें। 100 में से 99 मौके यही हैं कि वह उसी सूखी रेखा को पकड़कर फिर बहेगा, क्योंकि लिस्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ जो एक बात चल रही है ना, इस बात को समझना कि ओशो ने सिंपली एक बात कह दी कि एक बार कोई धार बन जाती है घर में। देखना, तुम्हारे घर में आप पानी गिराओ तो एक पर्टिकुलर पैटर्न से वो तुम्हारे घर से बाहर निकलता है। अब वो तुम जितनी बार गिराओ, मैक्स टाइम उसी पाथ से वो निकलता है वो पानी घर से हर बार, अगर तुमने कोई अलग तुम फोर्स नहीं लगा रहे हो तो ओशो कह रहे हैं कि एक बार जो रास्ता बन जाता है, बार बार जब भी वो साइकिल होगा, जब भी पानी गिरेगा, वहाँ पे उसी रास्ते को चूज़ करेगा। तो यहाँ पे ओशो यही कह रहे हैं कि बार बार जो हमें जन्म मिल रहा है, क्योंकि एक बार पुराने जन्म की जो एक लकीर खींची जा रही है, हम बार बार आसानी पाथ चूज़ करने के लिए उसी रास्ते से बार बार बहे चले जाते हैं, और वो रेखा और भी और पक्की होती चली जाती है हर जीवन में। उसी रेखा पर धूल कम है, कमरे के दूसरे हिस्से में धूल ज़्यादा है। वहाँ जगह जरा आसानी से बहने की है, वहाँ पे आसानी से पानी बह रहा है, पानी वहीं से बहेगा। हम बहुत बार जो किए हैं, इस बात को समझना इस एग्जाम्पल को ओशो ने क्यों लिया। हम बहुत बार जो किए हैं, वहाँ सूखी रेखाएं बन गई हैं। उन सूखी रेखाओं को ही हम मनसशास्त्र संस्कार कहते हैं। उन सूखी रेखाओं को ही मनसशास्त्र साइकोलॉजी संस्कार कहता है, कैरेक्टर। इस बात को समझना, कैरेक्टर का मतलब अक्सर क्या होता है ना कि लोग ये समझते हैं कि अरे यार कैसा कैरेक्टर का इंसान है यार, मतलब एक लांछन के एस्पेक्ट से इस्तेमाल होता है कि नहीं ये गंदा कैरेक्टर का है। मैंने जनरली हमारे समाज में कैरेक्टर वर्ड जो है कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी का वो बोलते हैं ना कि ये गंदा नेचर का है ये इंसान, ये मतलब क्या बोलते हैं, मतलब सेक्सुअलिटी के एस्पेक्ट में बोला जाता है कैरेक्टर बहुत ढीला है इस इंसान का, उस एस्पेक्ट में कैरेक्टर की बात होती है। पर कैरेक्टर का वो अर्थ केवल नहीं होता, वो एक पार्ट है। कैरेक्टर का असली मतलब होता है कि तुम कौन हो, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग नॉन कॉन्शियसली। इस बात को समझना कि जो तुम, जैसे मान लेते कि मैं कहीं दिखा रहा हूँ समाज को, देखो मैं दान कर रहा हूँ, देखो ये कर रहा हूँ, और ये जानबूझ के मैं कर रहा हूँ, दिस इज नॉट मी। पर ऐसे कुछ कार्य होते हैं, ऐसे काम होते हैं जो आप नहीं भी सोचोगे तब भी वो आपसे हो रहे हैं। दैट इज इनबिल्ट इन यू एंड दैट डिफाइंस योर कैरेक्टर। तो यहाँ पे ओशो कह रहे हैं कि जो मनसशास्त्र साइकोलॉजिस्ट उसी को, इन नेचर्स को, जो ये नेचर, जो क्वालिटीज आपके अंदर हैं इनबिल्ट घुसी हुई, उसी को कैरेक्टर कहा जाता है। तो ओशो कहते हैं कि ये सूखी रेखाएं जो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं अपने जीवन में, जो भी काम करते रहते हैं ना, वो एक लाइन बनाते जाती है और वही हमारा कैरेक्टर बन जाता है, नेचर बन जाता है, संस्कार बन जाता है। वह हमारी कंडीशनिंग है। उन सूखी रेखाओं पर फिर वही काम, फिर वही शक्ति का जन्म, फिर वही पानी का बहना, लिस्ट रेजिस्टेंस, सबसे ज़्यादा कम फ्रिक्शन वहीं पर है, फिर हम वहीं से बहना शुरू कर देते हैं। लेकिन सूखी रेखा कहती नहीं कि यहाँ से बहो, पर वो लाइन जो है, वो कैरेक्टर ये नहीं कह रहा कि तुमको यही अपनाना है, पर हम उसके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। सूखी रेखा बांधती नहीं कि यहाँ से बहो, वह अदालत में मुकदमा चलेगा। सूखी रेखा ये नहीं कहती। सूखी रेखा सिर्फ एक खुला अवसर है, चुनाव सदा आपका है। और पानी अगर तय कर ले कि नहीं बहना उस सूखी रेखा से, तो नई रेखा बना सकता है वो पानी और बह जाए, फिर नई सूखी रेखा बन जाती है, फिर नया संस्कार बन जाता है। धर्म निर्णय और संकल्प का है, जो हो रहा है उससे अन्यथा होने की चेष्टा है, और जो कल तक हुआ वही समझ से वैसा दोबारा न हो, इसका संकल्पपूर्ण चुनाव है। इसे ही हम साधना कहते हैं, योग कहते हैं, और जो भी नाम देना चाहे कह सकते हैं। एक आखिरी सूत्र, और यहाँ पे जो लास्ट का जो कंक्लूजन है ना दोस्त, इतना अमेजिंग ओशो ने कहा है पुनर्जन्म के बारे में कि देखो यार, हमारी ज़िंदगी, जो हमारा नेचर है ना, हम बार बार एक हैबिचुअल नेचर में काम करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको सिंपल एग्जाम्पल एक लेता हूँ मैं, कि आपका एक नेचर है गुस्सा करना, हर बात पे आप चिढ़ जाते हो, आप गुस्सैल हो। बहुत से लोग हैं ना आपके आसपास, उनका वो नेचर बन गया है, और आप उनसे जब बोलोगे ना कि यार तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, तो देखना एक जस्टिफिकेशन दे देगा, यार ये मेरा नेचर है, मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, मेरा नेचर है, मेरे मुंह से निकल जाता। देखना ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। दरअसल क्या है कि उसके संस्कार, उसका कैरेक्टर बन गया है ये चीज़। अब ओशो यही कहते हैं कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप जन्मों जन्मों की एक जो कैरेक्टर आपके अंदर, जो समय सालों की जो एक अवधारणा, जो एक संस्कार आपके अंदर इनबिल्ट हो गया है, आप जिंदगी भर उसी के अकॉर्डिंग काम करते रहना चाहते हैं, या फिर आप एक दूसरा रास्ता चूज करेंगे।
जो कि आपको उससे बेटर रास्ता दिख रहा है। ये आप पर निर्भर है कि आप उस दूसरे रास्ते को चूज करते हो कि नहीं। ये आप पर, आपको इस जीवन ने स्वतंत्रता दी है, आपको इस जीवन ने एक मिशन दिया है, एक अवसर दिया है, लेकिन उस अवसर के साथ ये स्वतंत्रता, ये छूट भी दी है कि ये तुम पर निर्भर करता है कि इस अवसर को तुम पिछले बार की तरह व्यर्थ गवा दोगे या फिर इस बार एक नया स्टेप लोगे। तो जिस प्रश्नकर्ता ने ये प्रश्न पूछा था ओशो से कि यार गुरुजी, ये जो गुरु होते हैं, जो शास्त्र होते हैं, क्या ये हमें मदद नहीं करेंगे मुक्ति पाने में? तो ओशो ने एक बात कही कि कई जन्मों का संस्कार तुम्हारे अंदर है, रेखा है, तुम बहुत चांसेस है कि तुम उसी रेखा में फिर से चलने वाले हो, उसी जाल में फिर से बहने वाले हो, उसी माया जाल में फिर से खोने वाले हो, और हम सभी खोए हुए हो, देखो ध्यान से। लेकिन ओशो एक बात और कहते हैं कि वो तुम्हारे पास ये ऑप्शन भी है कि तुम उस रास्ते में जो तुम्हारे कई जन्मों की जो लकीर खिंच गई है, जो कई जन्मों का संस्कार तुम्हारे अंदर आ गया है, उसको तोड़ने का अवसर भी तुम्हें यही जन्म ये जीवन दे रहा है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस अवसर का उपयोग करते हो कि नहीं करते हो, तुम उस दूसरे चॉइस को चूज करते हो कि नहीं करते हो। और उसी को इस समाज ने योग कहा है, साधना कहा है, शास्त्र कहा है, जो कहा है, वो तुम पर निर्भर करता है कि तुम दूसरा रास्ता चूज करते हो कि नहीं। ये जीवन कभी तुम्हें नहीं बोलेगा तुम्हें क्या करना है। जीवन को कोई समस्या नहीं है, तुम्हें वो अनंत जीवन रिबर्थ देने के लिए तैयार है। तुम करते रहो, लोटपोट होते रहो उसी जीवन में। जीवन सिर्फ बोलता है कि मैं तुम्हें फिर जन्म देता हूँ, इस उम्मीद के साथ, तुम्हारे लिए, इस उम्मीद के साथ, इस अवसर के साथ कि तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। या तो तुम पिछले जन्म के जो कर्म करते आ रहे हो, जिस कारण से तुमको मुक्ति अभी तक नहीं मिली, तुम फिर से वो रिपीट करना चाहते हो, करो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। या फिर तुम्हारे पास दूसरा चॉइस है कि तुम उस पिछले जन्म की जो लकीर है उसको छोड़कर तुम कोई दूसरा लकीर खींचना चाहते हो। इट्स ऑल ऑन यू। अब इस ज्ञान को आप पुनर्जन्म के लिए, मुक्ति के लिए लो, चाहे जीवन में कुछ करना चाहते हो, पाना चाहते हो, उसके लिए लो। इस संसार ने तुमको चॉइस दिया है कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। यू ऑलवेज हैव टू चॉइसेस। या एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि हम में से मैक्सिमम लोगों के पास ये अवसर तो है कम से कम कि इस जीवन ने हमें मौका दिया है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। आपके पास मौका है कि आप ओशो की गीता सुने या फिर कोई टिकटॉक रील देख लेते इस वक्त जो आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं। आपके पास भी चॉइस था, आपने कुछ और चूज किया। तो याद रखना, जीवन हमें हमेशा हमेशा दो ऑप्शन देता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। इट्स यू हु इज गोइंग टू डिसाइड, यू एंड ओनली यू। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो भी खत्म हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम श्लोक नंबर 34, 35, 36 पे आगे ओशो की क्या टिप्पणियां हैं इस पे करेंगे।